नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। CO2 सूत्रों वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? उत्तर, CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निम्न आकृति में दर्शाई गई है। चित्र आप देख लीजिए। OCO। प्रश्न नंबर 2, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? संकेत, सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। उत्तर, चित्र आप देख लीजिए। सल्फर। प्रश्न नंबर 1, पेंटेन पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समअवयवों का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर, पेंटेन के लिए 3 संरचनाएं समअवयवों का चित्रण संभव है। इसे निम्न आकृति में दर्शाया गया है। चित्र आप देख लीजिए। पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, नियो पेंटेन, आइसोपेंटेन, एच सी एच एच CH2 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 एच। प्रश्न नंबर 2, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? उत्तर, कार्बन के वे दो गुणधर्म निम्न हैं जिसके कारण चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। नंबर 1, श्रृंखलन। कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसी गुण के कारण संधि श्रृंखला, शाखा श्रृंखला तथा वलयाकार श्रृंखला द्वारा बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। नंबर 2, कार्बन की चतुर संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 है। इसमें 4 अन्य कार्बन परमाणु या कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन यौगिक की संख्या विशाल होती है। प्रश्न नंबर 3, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे? उत्तर, साइक्लोपेंटेन का सूत्र C5H10 है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र आप देख लीजिए। CH2 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 CH2। प्रश्न नंबर 4, निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। नंबर 1, कैथेनाइक अम्ल। नंबर 2, ब्रोमोपेंटेन। नंबर 3, ब्यूटेनॉन। नंबर 4, हेक्सेनल। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव है? उत्तर, एथेनाइक अम्ल CH3COOH। नंबर 2, ब्रोमोपेंटेन C5H11Br। नंबर 3, ब्यूटेनॉल C2H5COCH3। नंबर 4, हेक्सेनल CH5H11CHO। हाँ, ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव है जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, ब्रोमोपेंटेन। नंबर 2, ब्रोमोपेंटेन। नंबर 3, ब्रोमोपेंटेन।
प्रश्न नंबर 5, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? CH3 CH2 Br। नंबर 2, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड O। 3, C H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। उत्तर 1 ब्रोमोएथेन, 2 एथेनॉल, 3 हेक्साइन या हेक्साइन। प्रश्न नंबर 1, एथनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उत्तर, चूंकि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट क्षारीय KMnO4 अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एथनॉल को एथेनॉइक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात यह प्रारंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH क्षारीय KMnO4 प्लस ऊर्जा बटा या अम्लीय K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा CH3COOH एथनॉल एथेनाइक अम्ल। प्रश्न नंबर 2, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? उत्तर, हम जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा केवल 21% है, अतः ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति के कारण एथाइन का अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण कजली ज्वाला निकलेगी तथा कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, जबकि ऑक्सीजन मिश्रण के साथ पूर्ण दहन के कारण स्वच्छ नीली ज्वाला तथा अधिक ऊष्मा निकलेगी, जो धातुओं को गलाकर वेल्डिंग करने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रदान करेगी। प्रश्न नंबर 1, प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? उत्तर, नंबर 1, अम्ल का परीक्षण। 2 परख नली A तथा B लीजिए, एक में अल्कोहल तथा दूसरे में कार्बोक्सिल अम्ल लीजिए। अब दोनों परख नलियों में एक स्पैचुला भरकर NaHCO या Na2CO3 डालिए। जिस परख नली में तेज बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलेगी उसमें अम्ल होंगे। नंबर 2, अल्कोहल परीक्षण। एक परख नली A में 3 ml एथेनॉल लेते हैं और 5% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट उसमें एक बूंद कर डालते हैं। जल ऊष्मक में गर्म करने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग गायब हो जाता है, परंतु यही प्रक्रिया एथेनॉइक अम्ल के साथ करने पर रंग अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न नंबर 2, ऑक्सीकारक क्या है? उत्तर, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या हाइड्रोजन हटाकर अपचयित करते हैं। जैसे अम्लीय K2Cr O7 तथा क्षारीय KMnO4 ऑक्सीकारक है, जो एथेनॉल को ऑक्सीजन प्रदान कर एथेनॉइक अम्ल में बदल देता है। अभिक्रिया के लिए खंड 4.3 का प्रश्न 1 देखें। प्रश्न नंबर 1, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? उत्तर, नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट अपमार्जक कठोर जल एवं मृदु जल दोनों के साथ आसानी से झाग बनाते हैं। अंत एवं जल की कठोरता की पहचान स्वयं नहीं होगी। प्रश्न नंबर 2, लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़ों को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश
से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़ने जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्या आवश्यकता होती है? उत्तर, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बो कार्बोक्सिल अम्लों में सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं। अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, जिसके कारण इमल्सन बनता है। जब कपड़ों को पत्थर पर पटकते हैं, रगड़ते हैं या डंडे से पीटते हैं तो तेल या ग्रीज मैल से युक्त मिसेल कपड़ों से हटकर पानी में चली जाती है। अतः साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, एथेन का अणुसूत्र C2H6 है। इसमें ए 6 संयोजक आबंध है, बी 7 ससंयोजक आबंध है, सी 8 ससंयोजक आबंध है, डी 9 ससंयोजक आबंध है। उत्तर बी 7 ससंयोजक बंधन है। प्रश्न नंबर 2, ब्यूटेनॉल चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह ए कार्बोक्सिल अम्ल, बी एल्डिहाइड, सी कीटोन, डी अल्कोहल। उत्तर सी कीटोन। प्रश्न नंबर 3, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब है कि ए भोजन पूरी तरह नहीं पका है, बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, सी ईंधन आई है, डी ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। उत्तर बी ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। प्रश्न नंबर 4, CH3Cl के आबंध निर्माण का उपयोग एक सत्संयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। उत्तर, CH3Cl में 3 एकल बंध कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच जुड़े होते हैं और एक एकल बंध कार्बन व क्लोरीन के बीच होता है। इस तरह कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाता है तथा प्रत्येक हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तथा Cl का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सत्संयोजक आबंध बनता है। चित्र आप देख लीजिए। CH2Cl, CH3Cl साझेदारी के इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 5, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ए एथेनॉइक अम्ल, बी H2SC प्रोपेनॉल नॉन, डी F2। उत्तर एथेनॉइक अम्ल CH3COOH। चित्र आप देख लीजिए। CH3COOH सिंगल बॉन्ड OH। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या CH3COOH, बी H2SH SH या H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H, सी प्रोपेनॉन CH3C डबल बॉन्ड O CH2H। चित्र आप देख लीजिए। डी F2। F सिंगल बॉन्ड F इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। प्रश्न नंबर 6, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। उत्तर, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो तथा किन्हीं 2 लगातार यौगिकों के बीच CH2 इकाई और आणविक द्रव्यमान में 14U का अंतर हो, समजातीय श्रेणी कहलाता है।
समजातीय श्रेणी को एक खास सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह होते हैं, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH तथा C4H9OH के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है तथा इनमें CH2 का अंतर है और OH प्रकार्यात्मक समूह है। इन्हें CnH2n+1 सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? उत्तर, भौतिक गुणों में अंतर, एथनॉल C2H5OH, एथेनॉइक अम्ल CH3COOH। एथनॉल नंबर 1, इसका क्वथनांक Bp 351 के है। नंबर 2, इसका गलनांक 556 के है। नंबर 3, इसमें एक विशिष्ट गंध होती है। एथेनॉइक अम्ल, इसका क्वथनांक Bp 351 की है। नंबर 2, इसका गलनांक 290 की है। नंबर 3, इसका गंध तीक्ष्ण होता है। बी, रासायनिक गुणों में अंतर, एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉल। नंबर 1, एथेनॉल के साथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 की अभिक्रिया नहीं होती है। नंबर 2, लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि यह उदासीन पदार्थ है। नंबर 3, इनमें क्षारीय KMnO4 डालने पर रंग गायब हो जाता है। एथेनॉइक अम्ल, नंबर 1, यह सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के विलयन के साथ तीव्र बुदबुदाहट देते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। नंबर 2, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्योंकि यह अम्लीय पदार्थ है। नंबर 3, इसमें क्षारीय KMnO4 डालने पर रंग गायब नहीं होता। प्रश्न नंबर 8, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? उत्तर, साबुन के अणु में 2 भाग होते हैं। नंबर 1, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ जल विरागी सिरा हाइड्रोकार्बन में विलय। नंबर 2, छोटा आयनिक सिरा जलरागी सिरा जल में विलय जलरागी सिरा। चित्र आप देख लीजिए। साबुन के अणु जल विरागी सिरा, साबुन के अणु साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है तथा जल के अंदर होता है, जबकि लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इनका हाइड्रोकार्बन सिरी जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछे गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसको आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 4.4 मिसेल का निर्माण। Na+Na+Na+Na+, तेल की बूंदे, जलरागी सिरा, जल विरागी सिरा, साबुन के अणु। प्रश्न नंबर 9, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतम अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तर, कार्बन तथा उसके यौगिकों के दहन पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है तथा उत्पन्न ऊष्मा को नियंत्रित ढंग से उपयोग किया जा सकता है, इसलिए अधिकतम अनुप्रयोगों के लिए कार्बन तथा इसके यौगिकों को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, कठोर जल को साबुन से अपचायित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। उत्तर, कठोर जल में कैल्शियम Ca2+ तथा मैग्नीशियम Mg2+ के सल्फेट तथा क्लोराइड में घुलनशील लवण होते हैं जो साबुन से अभिक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ रकम बनाती है। इसी अघुलनशील पदार्थ रकम
के कारण झाग आसानी से नहीं बनता है तथा साबुन अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता है। कठोर जल प्लस साबुन रकम। प्रश्न नंबर 11, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा? उत्तर, हम जानते हैं कि साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है अतः लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। प्रश्न नंबर 12, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? उत्तर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग, असंतृप्त वसा वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी संतृप्त वसा बनाया जाता है। वनस्पति तेल प्लस H2NI/473 के वनस्पति घी जैसे मूंगफली का तेल एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्रश्न नंबर 13, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6C3H8 C3H6C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है? उत्तर, दिए गए हाइड्रोकार्बनों में से C3H6 तथा C2H2 के साथ संकलन योग अभिक्रिया होती है क्योंकि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 C3H6 H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H C2H2। प्रश्न नंबर 14, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। उत्तर, मक्खन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जबकि खाना बनाने वाले तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परीक्षण नंबर 1, ब्रोमीन जल द्वारा दो अलग अलग परखनली लेकर एक में तेल तथा दूसरे में मक्खन लीजिए। दोनों परखनलियों में ब्रोमीन जल की कुछ बूंदें डालिए। दोनों परखनलियों को धीरे धीरे गर्म करने पर हम पाते हैं कि तेल वाले परखनली में ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। नंबर 2, क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट द्वारा क्षारीय KMnO4 प्लस तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन गुलाबी रंग उड़ जाता है, गुलाबी रंग पिंक कलर। प्रश्न नंबर 15, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। उत्तर, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं जिनमें दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा छोटी आयनिक सिरा। उदाहरण के लिए C15H31 COONA, C17H33 COONA आदि। हम निम्न प्रकार भी दर्शाते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ COO चार्ज Na प्लस चार्ज आयनिक सिरा अथवा जलरागी सिरा। अणु के साबुन, जब पानी में साबुन घोला जाता है तब जलरागी सिरा जल में घुलकर तथा जल विरागी सिरा जल में अघुलनशील परंतु तेलीय मैल वसा इत्यादि में घुलनशील होते हैं। किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है तथा आयन विकर्षण के कारण वह अवक्षेपित नहीं होता, अतः मिसेल में तैरता मैल रगड़कर यों डंडे से पीटकर आसानी से हटाया जा सकता है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।